गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, दैट इज इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने थोड़ी सी केस स्टडी की है। ओके, केस स्टडी थी आपकी वन ऑफ दी प्रोडक्ट एंड टाइप्स के बारे में, ठीक है, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बारे में थी। ठीक है, और उसके अलावा एक डोमिनोज की केस स्टडी थी जो कि हम लोगों ने एग्जैक्टली पता कि क्या हाउ एग्जैक्टली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्क्स। ठीक है, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, कोई भी टॉपिक समझने के लिए आपको समझना जरूरी है कि क्या इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो पहले रीड करेंगे एग्जैक्टली क्या है, उसके बाद में वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ। Management principles are unwritten rules which the managers use while managing work or taking decisions. These principles provide guidelines to the manager to take decisions. Since management principles are universally acceptable and followed, it is important to study the significance of the management principle. ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि क्यों एग्जैक्टली एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में क्या क्या वो पॉइंट्स है जो कि कवर होने चाहिए, तो वो ये टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करने वाले एम्प्लॉयज़ बहुत होंगे। ठीक है, और उसको कोऑर्डिनेट करने वाला कोई एक पर्सन होगा। उस एक पर्सन को बोला जाता है मैनेजर, जो कि मैनेजमेंट के बिहाफ पे काम करता है। और ये मैनेजर का काम होता है कि वो पूरे पर्सन्स को, यानी दैट इज द एम्प्लॉयज़ को गाइड करे टूवर्ड्स अचीविंग अ सर्टेन गोल्स। तो यहाँ पर मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि क्या काम करना है, लेकिन ये मैनेजर है वो उस काम को एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है वो हम पहले देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी में ह्यूमन रिसोर्स इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट principles guide manager in effectively handling the employees and the workers. This helps in increasing their efficiency, reducing wastage and helps in coordination between them. तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो एफिशिएंसी आपकी, ठीक है, एंड सेकंड इज रिड्यूस ऑफ द वेस्टेजेस। तो इस पॉइंट में जब बात कर रहा है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी। ठीक है, अब बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, लेकिन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको बोला जाता है रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस। रिडक्शन ऑफ वेस्टेजेस का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई एक कंपनी है जैसे सैमसंग। ओके, सैमसंग एक कंपनी है और उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि ये मंथ वो 1000 मोबाइल फोन्स बनाएंगे। कितने? 1000 मोबाइल फोन्स बनाएंगे इस मंथ के लिए। तो अब ये मैनेजर का काम है या पूरे मैनेजमेंट डिसीजन जो ले रहे हैं उन ग्रुप्स का काम है कि वो अपने वेस्टेजेस को कैसे रिड्यूस करें। पहली चीज़ तो ये है। ओके, वेस्टेजेस को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है जब 1000 मोबाइल फ़ोन वो बनाएंगे तो कहीं ना कहीं से वो रॉ मटेरियल ज़रूर लेके आएंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है आपको भी पता है, क्योंकि आप लोगों ने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में थोड़ा बहुत देखा होगा। कोई भी फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक कच्चा माल लाने की ज़रूरत है। ठीक है, अब जब ये रॉ मटेरियल एक कंपनी लेके आएगी 1000 मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए, तो यहाँ पर सब में पहला काम है कि वेस्टेजेस कम करें। दैट मीन्स कि अगर 1000 मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं तो आपका उसका जो बाय प्रोडक्ट है, दैट इज जो वेस्टेजेस जो निकल रहे हैं वो कम से कम हो, यानी कम से कम एरर्स हो। अगर आपके कम से कम मिस्टेक होंगे तो आपकी चांसेस अच्छी हैं आपकी आउटपुट अच्छा लाने की, दैट इज द प्रोडक्ट आपके अच्छे आएंगे। ओके, सो इसका मतलब ये देयर इज अ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एफिशिएंसी एंड रिडक्शन इन वेस्टेजेस। तो जितना कम आपका वेस्टेज होगा उतनी अच्छी आपकी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी का मतलब ये है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो कि टॉक्स अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पर बोला गया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स द मैनेजर टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दे आल्सो हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द वेरियस मैनेजरियल प्रॉब्लम। ठीक है, जाहिर सी बात है जब आप
एज अ ग्रुप एज अ कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छे मैनेजर का काम ये है कि वो प्रॉपर सॉल्यूशंस फाइंड करे, ठीक है। अब सॉल्यूशंस कैसे वो फाइंड करेगा, ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन तो थॉट प्रोसेस नहीं आएगा, उसको यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग ओके एक वर्ड है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये होता है कि मैनेजर अपने सेट्स ऑफ पीपल के साथ, मींस मतलब जिनके साथ वो काम करने वाला है या जिनसे वो काम करवा के लेने वाला है, उनके साथ वो बैठे और सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। अब यहाँ पर सिचुएशन को समझने की क्या जरूरत है, जैसे सेम एग्जांपल हम लोग देख के चलते हैं, सैमसंग वाला 1000 मोबाइल फोन जो बना रहे हैं, तो यहाँ पर मैनेजर को बताना जरूरी है अपने एम्प्लॉयज को, क्या हम इस तरीके से ये मंथ में मोबाइल फोन बनाएंगे, मीन्स मतलब पहले 10 दिन में हमारे एटलीस्ट 300 मोबाइल फोन बन जाने चाहिए, ठीक है। फिर अगले 20 डेज में हमारे और 300 मोबाइल फोन बन जाने चाहिए। फिर लास्ट 10 डेज में ओके, या प्रोबेबली लास्ट 5 to 10 डेज में हम लोग देखेंगे कि कितने और मोबाइल फोन हम बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर 10 डेज का हम लोग क्वांटिफाई कर रहे हैं, और लास्ट 10 डेज में अगर 400 मोबाइल फोन आप अगर स्ट्रेच कर सकते हैं तो आपके ऑटोमेटिकली 1000 मोबाइल फोन बन जाएंगे। तो पहले 10 डेज में आपको 300, फिर दूसरे 10 डेज में 300 और लास्ट के 10 डेज में 400 आपको अचीव करना है, तब जाके आप अपने 1000 के टारगेट में पहुंचेंगे। तो ये क्या है, ये सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक रोड मैप है जिसको बोला जाता है आपको बनाना है, ओके। यहाँ पर इस पॉइंट में ये बोल रहा है कि मैनेजर को सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो पहले 10 दिन उसके सामने जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, फिर दूसरे 10 दिन मंथ के जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, और फिर लास्ट 10 डेज में उसको अपना टारगेट किस तरीके से अचीव करना है वो करेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मैंने वर्ड आपको बताया, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, आप अगर चेक करेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या थ्रू गूगल सर्च करके, तो ये एक टेक्निक है जिसमें डिसीजंस लिए जाते हैं, ओके। मींस मतलब यहाँ पर कैसे हैं, 4 से 5 लोग मैनेजर के साथ मिलकर बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो ये जो आपको जो स्टेप्स जो होता है, ये भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक का फंडामेंटल हो सकता है या उसके साथ का एक स्टेप्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है कि इफेक्टिव सॉल्यूशंस कैसे लाएंगे। तो यहाँ पर आपको मेन पॉइंट जो है इफेक्टिव सॉल्यूशन का है। द नेक्स्ट इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ओके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। These principles help the manager to coordinate various activities carried out in the different department of an organization. It increases the control of the manager over the organization. As a result, goal of the organization can be achieved easily. Okay. तो यहाँ पर दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंटली बोला हुआ है, ठीक है। एंड वो दो पॉइंट जो है वो बोल रहा है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। अब कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल की जब बात आती है तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल किस तरीके से करेगा एक मैनेजमेंट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले सेशन में भी बताया था कि कोई भी मैनेजमेंट है वो 3 फॉर्मेट में काम करता है, दैट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल या लो लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट स्किल्स कैसे वर्क करता है, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम लोगों ने पहले सेशन में भी देखा था। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमेशा इस तरीके से वर्क करेंगे। टॉप लेवल जो कि कोऑर्डिनेटेड होगा बाय द सीईओ या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है। मिडिल लेवल जो होंगे वो आपके होंगे, यहाँ पर मैनेजर्स होंगे जो कि इन सीईओस के गाइडलाइंस को कोऑर्डिनेट करेंगे, चैनलाइज करेंगे, और यहाँ पर जो होंगे लोअर लेवल में होंगे वो होंगे एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग एग्जीक्यूटिव्स की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव्स आर नथिंग बट जो कि एक कंपनी में काम करके आपको देंगे, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपकी मदद करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आर द 2 पॉइंट्स जो यहाँ पर मैनेजमेंट एक अच्छे मैनेजर को कवर अप करना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टीम वर्क, ओके।
दैट इज टीम वर्क में काम करना है सबको मिलके। एंड कंट्रोल का मतलब ये है कि एक मैनेजर को डिसाइड जरूर करना है कि किस तरीके से कंट्रोल वे में काम होगा। ओके, कंट्रोल वे में काम करने का मतलब ये है कि हर एक पर्सन को बताए कि उसका काम क्या है, उसकी जॉब रोल क्या है। जब उसकी जॉब रोल सामने वाले को समझ में आ जाएगी तो वो अपना काम अपने दायरे में रह के कर पाएगा। ठीक है, तो कई मरतबा क्या होता है, जब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट सीईओ होगा, तो कोई एग्जीक्यूटिव पर्सन सीईओ का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए हायर ही नहीं किया गया। हायर का मतलब ये होता है कि उसके लिए जॉब पे नहीं रखा गया। तो जैसे टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल काम करते हैं, ठीक है, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबको अपना अपना रोल पता होना बहुत जरूरी है। जब सबको अपना अपना रोल पता होगा तो क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है और जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़ जाएगी और अच्छी तरीके से इंप्रूव हो जाएगी। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग जब ये पॉइंट्स पढ़ रहे हैं तो इसमें मैं आपको हर एक वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आपको वो वर्ड को समझना जरूरी है। अगर आपने वो वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड समझ लिया तो आपके लिए वो पॉइंट पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, सो ऑलवेज ट्राई टू गेट टू द वर्ड। वहां पर वो पॉइंट में कौन सा वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वर्ड को अगर आपने समझा तो आप वो पॉइंट आसान तरीके से लिख पाएंगे। अपने ओन वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ओके, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स मैनेजर टू डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच which consider factual evidence while making decisions. This helps them to arrive at a better solution to give problem. They are not biased about any situation. तो देखिए यहाँ पर दो पॉइंट अगेन वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ साथ आपके पास फैक्चुअल एविडेंस होना बहुत जरूरी है। फैक्चुअल एविडेंस का मतलब ये होता है, देखिए, फैक्चुअल एविडेंस, फैक्चुअल एविडेंस के बारे में ही बात कर रहा है अबाउट मेकिंग द डिसीजंस। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, तो फैक्चुअल एविडेंस के बेसिस पे जब वो डिसीजन मेक करेगा तो किस तरीके से मेक करेगा। देखिए, जब कभी भी कोई काम करने की बात होती है तो वहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका आपका एक टारगेट होना बहुत जरूरी है। मीन्स मतलब ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जैसे अभी आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे 12th में, तो उन लोगों का गोल होगा कि मुझे 75% स्कोर करना है या मुझे 80% स्कोर करना है, या किसी का होगा कि लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट क्लास आया था, ये साल मैं कैसे भी करके डिस्टिंक्शन पे आऊँ, या कोई सेकेंड क्लास में था तो वो बोलेगा मैं फर्स्ट क्लास में हूँ। तो हर कोई अपना अपना एक बार ग्राफ या अपना एक पैरामीटर सेट करना चाहता है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी ऑब्जेक्टिव वे में काम करती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये है कि ये मेरा इस साल का टारगेट है। तो कोई भी एक कंपनी, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री, ठीक है, अब रिलायंस इंडस्ट्री का अगर लास्ट ईयर कुछ 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ होगा तो ये साल डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री का एक ऑब्जेक्टिव टारगेट होगा कि नहीं, एनी हाउ हमें कैसे भी करके 60 करोड़ का बिजनेस करना है। तो लास्ट ईयर अगर हमने 50 किया था तो ये साल हमें 60 करोड़ करना है। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, जहाँ पर रिलायंस खुद से सेट कर रहा है कि हाँ यहाँ पर इस तरीके से हम काम करेंगे। लेकिन अब ये टारगेट अचीव करने के साथ साथ आपको फैक्चुअल एविडेंस पर भी ध्यान देना है। फैक्चुअल एविडेंस का मतलब ये है, रिलायंस को ये आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है कि वाकई में इसको इस तरीके से अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मान लीजिए अभी ये एकेडमिक ईयर में प्रॉब्लम आ गई सामने क्या प्रॉब्लम है, कोरोना वायरस की, पेंडेमिक की, लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादातर क्यों हो रहा है। तो इससे क्या हो गया, बहुत सारी कंपनीज के सामने या बहुत सारे इंडिविजुअल्स के सामने हर्डल्स आ गए। ठीक है, आप ना चाहते हुए भी घर से नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको पता है कि आपके सामने एक लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा पैरामीटर रखा गया है, जहाँ पर आप फैक्चुअल है या फिर आपके सामने काम करने के लिए सामने एक बहुत बड़ा हर्डल है। तो इसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे। तो देखिए, बहुत सारे आप लोगों के घर में भी या फिर आजू बाजू में पड़ोस में भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि जॉब करते रहेगा, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल हमारा भी लाइव क्लासेस चल रही है, लेकिन आज हम लोग ऑनलाइन सेशन ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये हर्डल्स को टैकल करने का तरीका है
आप सोल्यूशन कैसे देंगे प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम तो होंगी। वैसे ही जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और मैनेजमेंट के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो इसको टैकल करना बहुत जरूरी है। तो कैसे टैकल करेंगे, फैक्चुअल एविडेंस के बेसिस पे, ठीक है। फैक्चुअल एविडेंस इज नथिंग बट जो चीजें सामने आपके प्रेजेंट है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे और उसको आइडेंटिफाई करके आप एक बेहतर सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट व्हिच इज नोन एज R&D, okay. Management principles are dynamic and future oriented. They change and adjust according to the changing circumstances. Therefore, principles made year ago are still relevant in these days and age. Thus, they give encouragement to research and development so that there is a continuous evolution in the organization. Okay. तो यहाँ पर भी देखिए अगेन एक पॉइंट की बात की जाती है जो कि बोल रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो कोई भी कंपनी है, अगर आप बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की या कोई एक अच्छी कंपनी जो कि अपने प्रोग्राम के बारे में बातें करती है, तो वो कंपनी हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट जरूर करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर आप एक मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसको प्री टेस्ट स्टेज में जरूर रखिए। प्री टेस्ट स्टेज का मतलब ये होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, प्री टेस्ट स्टेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि किस तरीके से आप सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे एक कंपनी है जो कि शर्ट्स बनाती है, ओके, जस्ट एन एग्जांपल, ओके। तो वो बनाती है एप्पल्स और वो शर्ट्स बनाती है, ठीक है। अब यहाँ पर कंपनी को समझना जरूरी है कि किस तरीके से वो R&D करेंगे। तो आप कंट्री लाइक इंडिया, हमारे यहाँ पर तीन अलग अलग सीजन है। वी हैव समर सीजन, वी हैव रेनी सीजन, वी हैव विंटर सीजन। तो जब समर्स आते हैं तब हम लोग कॉटन कपड़े का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वी ट्राई टू वेयर कॉटन शर्ट्स। जब विंटर आता है तो आप वुलन पहनने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन आप एक मिक्स मैच पहनने की कोशिश करते हैं जैसे भी आप कंफर्टेबल हो डिपेंडिंग ऑन टू द रेनी सीजन। तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ये भी होता है कि कंपनी को अपना होमवर्क प्रॉपरली करना जरूरी है, ठीक है। होमवर्क का मतलब ये है अपनी तैयारी करना जरूरी है, ठीक है। तो तैयारी किस तरीके से करेंगे? उनको सर्कमस्टेंस देखने होंगे कि किस तरीके से सिचुएशन उनके सामने आ रही है, क्या वाकई में जो लोग हैं जो उनके प्रोडक्ट और सर्विस यूज करने वाले हैं वो इस प्रोडक्ट के लिए रेडी हैं, ठीक है। एक और बेहतरीन एग्जांपल दे सकते हैं आपके मोबाइल फोन्स का, ठीक है। अगर आज के अभी की करंट जनरेशन को या करंट सिचुएशन में अगर आप लोगों को एक पुराना वाला फ़ोन दिया जाए जिसमें सिर्फ फैसिलिटी है कॉल्स करने की या मैसेज रिसीव करने की, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग अब आदी हो गए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, ठीक है। हम लोग यूज टू हो गए हैं कॉल्स करने के थ्रू सोशल मीडिया ऐप्स, या फिर बेहतरीन और एग्जांपल है व्हाट्सएप या आपके ईमोज जो वीडियो कॉल्स होते हैं आप उसके यूज टू हो गए, ठीक है। तो आपके लिए या हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस टाइम में वापस से वो पुरानी वाली मोबाइल फोन्स पे आना जहाँ पर जिस पे बटन्स हुआ करते थे और उसको बटन्स के जरिए हम लोग यूज़ करते थे, क्योंकि आज हम लोग टच स्क्रीन के लिए यूज टू हुए हैं। तो टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो रही है वैसे ही आपको काम करना जरूरी है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यही बात होती है, एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट आगे लॉन्च करेंगी ताकि वो कंटिन्यूस इवोल्यूशन में रहे। देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है कंटिन्यूस इवोल्यूशन। कंटिन्यूस इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि ये साल आपने प्रॉफिट कर लिया और अगले 5 साल तक के वो कंपनी का नामो निशान नहीं है या वो कंपनी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी शुड बी देयर या ऑर्गेनाइजेशन शुड बी देयर फॉर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए। तो जितनी ज़्यादा टाइम के लिए आप सर्वाइव कर पाएंगे, आपका R&D जितना अच्छा होगा उतने अच्छे आपका सर्वाइवल होगा, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे हेल्प टू अंडरस्टैंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस एंटरप्राइजेस आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. Society provides the resources required by the enterprise. Therefore, they have the responsibility towards the society. Principles of management help the business organization to understand their responsibility towards the society. They show the way to fulfill the responsibility. Example, business organization should focus on developing eco-friendly product. देखिए यहाँ पर है ना
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक पॉइंट बोला गया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको बोला जाता है CSR। अब ये CSR एग्जैक्टली होता क्या है, जिसको एक और पॉइंट से बोला जाता है, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिया में और यूनिवर्सली, ठीक है, बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ विप्रो कंपनी का। ओके, विप्रो एक उन्होंने जब अपना प्रोडक्ट का स्टार्ट किया था तो दे स्टार्टेड फ्रॉम वनस्पति जो घी होता है, जो डालडा घी होता है, उससे उन लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज आप जब विप्रो की ट्रेंड लाइन देखेंगे या प्रोडक्ट लाइन देखेंगे, ऑनलाइन जाके गूगल सर्च आप करेंगे तो देखेंगे कि विप्रो आज कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में भी आ गया। रीजन, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को समझा और उन लोगों ने इवॉल्व किया। तो यहाँ पर CSR में कैसा प्ले रोल किया उन्होंने, तो ये क्या करते हैं मालूम है, बहुत सारी ऐसी कंपनी जो है, विप्रो जैसी कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, ठीक है, ये सारी, टाटा एक बहुत अच्छी कंपनी है, इंडियन कंपनी, ये सब जो कंपनीज हैं ये इंडिया के डेवलपमेंट में भी काम करती हैं। डेवलपमेंट में मतलब जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो काम ये लोग भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे मुंब्रा या कौसा में अगर कल को रिलायंस कोई एक यूनिट सेटअप करता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी या फिर जो लोकल पार्टीज होंगी वो रिलायंस को बोलेंगे कि आप बढ़ चढ़ के यहाँ के लोगों को पहले रोजगार दें, पहले एम्प्लॉयमेंट यहाँ के लोगों को दें। दूसरी चीज़ ये यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बेटर रोड्स फैसिलिटी आप कर दें, ठीक है, बेटर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी आप करवा दें, वाटर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करें। तो ये क्या है, यहाँ पर वो अपनी ज़मीन दे रहे हैं आपको एक बिजनेस सेटअप करने के लिए और साथ ही साथ आप पूरे एरिया का डेवलपमेंट भी करते चले जाएं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पर ना कि आपको आपके डेवलपमेंट के बारे में देखना है बल्कि जो आप एरिया में जो बिजनेस सेटअप करने वाले हैं उसके डेवलपमेंट के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ साथ वहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आजकल आज नहीं, पिछले 10 साल से या 8 साल से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हाईलाइशन चल रही है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू रहा है लोगों के सामने, ठीक है। तो हर कंपनी जो कि वर्ल्ड लेवल पे काम करती है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, डोमेस्टिक लेवल पे काम करती है, उन सबको ये चीज़ सिखाई जाती है या बोली जाती है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ऐसे प्रोडक्ट जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, ओके। इसका एक और एग्जांपल ये दे सकते हैं कि ऐसे मान लीजिए अभी यहाँ पर किसी ने जैसे भारत गियर करके एक कंपनी है, ओके, जो कि आपके कल्याणशील रोड पे है। अब वहाँ पर अगर भारत गियर कंपनी गियर्स बना रही है, जो भी चीज़ बना रही है, तो वो अच्छा काम कर रही है कि वो कोई एक चीज़ पार्ट्स बना के दे रही है और मार्केट में उसको आगे फॉरवर्ड कर रही है, लेकिन यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट के बनाने के साथ साथ एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट का नुकसान करने का मतलब ये है एयर पॉल्यूशन ना करे, कोई किस्म का वाटर पॉल्यूशन ना करे। तो अगर पॉल्यूशन कर रही है ऐसी कोई कंपनी तो उससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये सारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, जहाँ पर एक कंपनी को अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इजी आगे